किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मेरी और आपकी मुलाकात जब यहां पर होती है तो फिर उस मुलाकात का नाम आप जानते, सच के साथ होता है। तो फिर इस मुलाकात की डोर से बंधा चला आया हूं फिर आपसे मिलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, कुछ समझने के लिए और कुछ समझाने के लिए। लेकिन आज वैसे मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बजट की है। बजट वो जो हमारी उम्मीदों से जुड़ा है, जो हमारे सपनों से जुड़ा है, जो हमारी आकांक्षाओं से जुड़ा है, जो हमारे भविष्य से जुड़ा है। केंद्रीय बजट 2024-25 बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, तो आज से लगभग 4-5 दिन बाद वो बजट हमारे सामने होगा। लेकिन बजट के हमारे सामने आने से पहले हम भी तो कुछ करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किस किस तरह की अजम्पशन, किस किस तरह की उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही हैं। निर्मला सीतारमण एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम इस बजट को पेश करते ही दर्ज कर लेंगी, उस पर भी चर्चा होगी। बजट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, और इस बार क्या टैक्स स्लैब में कोई रियायत होगी, टैक्स अजम्पशंस में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर एचआरए बढ़ेगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं क्या उनको भी कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हालांकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, निर्मला सीतारमण बहुत तटस्थ रहती हैं, अपनी बातों पर टिकी रहती हैं और किसी तरह की लोक लुभावन बातें वो अपने बजट में करती नजर नहीं आती हैं। लेकिन क्या इस बार अंदाजे बयां कुछ और होगा, या फिर अपने चिर परिचित शैली में फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी और बजट को पेश करेंगी। लेकिन ढेर सारी उम्मीदें हैं इंटरिम बजट के बाद। अब ये जो पूर्णकालिक बजट आ रहा है, इस पूर्ण बजट में क्या कुछ खास होगा ये आज समझेंगे। और आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है, पहले हम एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बेहद खास मेहमान मेरे इस शो में जुड़ते हैं जो बताते हैं आपको कि किस किस तरह की बातें आपके लिए ये 50 से 55 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स हैं, उसमें आपको समझाएंगे। तो फिर आज बजट की बात करेंगे, बजट के साथ साथ हमारी और आपकी बात भी होगी ही। और आज इस कार्यक्रम के जरिए समझने का प्रयास किया जाएगा कि बदली हुई आबो हवा में क्या बजट के मायने, बजट का अंदाज और उसमें मिलने वाली बातों का जो रुख होगा वो भी बदलेगा। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ, चर्चा की शुरुआत करता हूं इस रिपोर्ट के बाद। बजट 2024 का इंतजार खत्म हुआ। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का यूनियन बजट पेश करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसी बजट के साथ उनके नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। इस बजट में टैक्स पेयर्स, इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, किसान सहित सभी वर्गों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। इस बार जून के मध्य से ही वित्त मंत्री ने सभी वर्गों से बजट को लेकर राय लेना शुरू कर दिया था। बजट को लेकर लोगों की उम्मीद की बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि बजट बनाने की शुरुआत कैसे होती है। बजट तैयार करने का काम कई महीनों पहले शुरू कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालयों की राय लेता है। खर्च और रेवेन्यू का अनुमान लगाने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के बाद वित्त मंत्री बजट के प्रस्तावों को अंतिम रूप देती हैं। अब बात बजट से उम्मीद की करें तो सभी को उम्मीद है कि बजट में टैक्स छूट का ऐलान हो सकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए टैक्स छूट के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है। बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्त मिलेंगी। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी संकेत दे रही हैं कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरर, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना है। इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने के लिए अभी न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए है, जिसे बजट में बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। तो हर किसी को 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। बजट से किसको क्या मिल सकता है, आज सच के साथ कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से किसको कितनी उम्मीदें हैं और उम्मीदों के इतर वो उम्मीदें कितने बड़े रूप में साकार होंगी या नहीं होंगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं। अब बताएंगे आपको कि किसान कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। स्वागत सर आपका। अविनाश चंद्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, बारीकी से हर खबर पर नजर रखते हैं और आज इन्हीं की बारीकियों का फायदा हम भी उठाने की कोशिश करेंगे। पवन कुमार मैठाणी साहब कई बार मेरे शो का हिस्सा रहते हैं, आज भी शो का हिस्सा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन बताएंगे आम आदमी क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। मेरे साथ आकाश जिंदल जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और मैंने टैक्स गुरु भी कहता हूं। आकाश, स्वागत हमारे शो में आपका। धन्यवाद। तो फिर आज चर्चा की शुरुआत इसी बात से कि कितनी उम्मीदों भरा ये बजट होने वाला है। शुरुआत आकाश जिंदल आप ही से। तो आकाश, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, उन उम्मीदों के साथ इस बजट को आप कैसे देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या है? किस तरह के कयास फिलहाल हम लगा सकते हैं? घनश्याम जी, बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की है। बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशन है और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इस बार सरकार पूरी तरह बैटिंग पिच पे है। इस बार एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी होने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी, क्योंकि सरकार को बहुत बढ़िया तोहफा मिला है आरबीआई से, बहुत बड़ा डिविडेंड मिला है 2.1 लाख करोड़ का। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो गया है। तो सरकार जो है, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप गया है, उसी भाषा में कहूं तो एक बैटिंग पिच पे है, फेस ऑफ द बैट ओपन कर सकती है। अब जो जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन मैं बता दूं, सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, वहां 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन और मिलने की संभावना है। दूसरा, महिलाओं को, हमारी बहनों को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनके लिए स्टैंड अलोन एडिशनल एग्जेम्पशन 50,000 की और मिलने की संभावना। ठीक है आकाश, रफ्ता रफ्ता अपनी रिवील करिएगा, सारी चीजें 3-4 मिनट में बता देंगे तो 55 मिनट मेरे पास है अभी, लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बताइए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो टैक्स कंसेशंस काफी होंगे। अच्छा। इनकम टैक्स के, जैसे आपने कहा डिटेल बाद में देंगे। पर्सनल टैक्स, हाउसिंग लोन को घर देने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ इस सरकार का नारा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, उसके लिए काम किया जाएगा, उसके लिए टैक्स कंसेशन दिए जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स कंसेशन दिए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए एक नई स्कीम आने की एक्सपेक्टेशन है, संभावना है, किसान भाइयों को जो है सेवा करने के लिए, उनको फायदा देने के लिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेगा फोकस होगा और मेन फोकस इस बार क्या होगा? 2 चीजों पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा इन्फ्लेशन रिडक्शन, क्योंकि इन्फ्लेशन के दोनों डेटा जो 2-3 दिन पहले आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो अब हम जानते हैं पीछे इलेक्शन का वक्त रहा, जनरल इलेक्शन में 2 चीजें ऑपोजिशन ने मेनली उठाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। हालांकि हिंदुस्तान में दोनों ही चीजें ग्लोबल एंगल से देखा जाए तो काफी ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी नहीं है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, ठीक है, बट इन दोनों के ऊपर काफी फोकस होगा। और मैं आपको बताऊंगा क्या आकाश, उम्मीदों के कैनवास पे आपने एक बड़ी पिक्चर तो उकेर दी है, बता भी दिया कितनी उम्मीदें, लेकिन सर मुझे इसके पीछे का मैकेनिज्म समझाइए। रेवेन्यू जनरेट करना और खर्चे होना, क्या इसके बीच वो ब्रिज स्टैब्लिश हो पाएगा जिसमें कुछ नई चीजें हम इजाद कर पाएंगे? उम्मीदें करना ठीक है, लेकिन क्या वास्तविकता है? क्या हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम पुरानी चीजों को और इनहेंस करके नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं? घनश्याम जी, आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। सुबह से चौथा शो कर रहा हूं, इतना बढ़िया सवाल किसी ने नहीं पूछा। जी हाँ, इस बार वास्तविकता यह है कि पहले तो फिस्कल जो है डिफरेंस जो है
यानी कि आज की तारीख में फिस्कल डेफिसिट उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जीएसटी कलेक्शन या और चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। आपको बताऊं, पीछे 2,10,000 करोड़ तक की जीएसटी कलेक्शन ग्रॉस अप्रैल के महीने में हमने की है। उसके अलावा आरबीआई से बहुत बड़ा डिविडेंड आया है 2.1 लाख करोड़ का। तो सरकार इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के काफी करीब है। तो ऐसे में वो जो ब्रिज आप कह रहे हैं वो ब्रिज काफी हद तक एस्टेब्लिश हुआ। और दूसरा, इसमें एक ब्रिज और बनेगा। पर्सनल इनकम टैक्स में जब एग्जेम्पशन दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा जाके बाजार में खर्चेंगे, उससे और टैक्स जनरेशन होगी, जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिज जो है सरकार की इनोवेटिव प्लानिंग से, जो मुझे एक्सपेक्टेड है सरकार से, क्योंकि ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी 2.0 में बहुत अच्छा काम किया और वही कंटिन्यूएशन मुझे मोदी 3.0 में। लेकिन आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को लेकर एक रिपोर्ट बताती है आकाश की जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी खर्च करने की क्षमता कम हुई है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होने पे भी असर पड़ा। इसमें बातचीत करूंगा आपसे, आप मेरे साथ रहिए। अविनाश मेरे साथ है। अविनाश, एक बड़ा बजट सामने आ सकता है जिसमें ढेर सारी उम्मीदें पूरे होने की बात टैक्स एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या वाकई ये जो बजट होगा वो तटस्थ होगा पिछले बजट्स की तरह या इंटरिम बजट की भी तरह? उससे पहले इतना बड़ा चुनाव था लेकिन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या अब जो परिणाम आए और अब जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसकी झलक के मद्देनजर ये बजट थोड़ा सा क्या बदला हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर क्या कुछ अलग अंदाज में इस बार बजट पेश करती हैं? सटीक विश्लेषण ईमानदारी के साथ अविनाश। धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए, मैं पिछले 10 सालों के अगर कार्यकाल को अगर एनालिसिस करता हूं और मैं ये देखने की कोशिश करता हूं तो मोदी सरकार के काम करने का एक जो पैटर्न है वो बड़ा फिक्स है। और चाहे इलेक्शन वाला साल हो या फिर कोई साधारण साल हो, मैंने उनका काम करने का तरीका एकदम एक जैसा देखा है। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करने में है, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश लाने का, और जो निजीकरण की तरफ और जो विनिवेश की तरफ उनका शुरू से ही, पहले साल से ही उनका काफ़ी प्रयास रहा है। उनका प्रयास रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से रोज़गार में वृद्धि हो, शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, किसानों की जो आय है, वो सब कुछ बढ़े, लेकिन सरकार उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करे ताकि एक ओवरऑल ग्रोथ हो सके। अब इस साल भी मैं ये देख रहा हूँ, चाहे भले इस बार जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन पहले दिन से ही जो काम करने का तरीका रहा है सरकार का, उसको देखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ इसमें चेंज होने वाला है। हाँ, जैसा कि किसान जो पहला हस्ताक्षर किया प्रधानमंत्री मोदी ने वो किसानों को किसान सम्मान निधि देने का किया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि किसानों के लिए कुछ और इसमें प्रावधान होंगे जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। डायरेक्ट दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा या किसी और तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये शेयर मार्केट में जैसे भारतीय रेल को काफ़ी उम्मीदें जिस तरीके से दिख रही हैं और रेलवे से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके शेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वंदे भारत जैसा जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी पिछले कई वर्षों से इस पर ज़्यादा फोकस रहा है सरकार का, तो ये इसे और भी बढ़ाएंगे। बुलेट ट्रेन भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ये समझाइए कि सरकार का जो विजन है वो क्लियर है, हम सब जानते हैं, दूरदर्शी है ये भी हम जानते हैं, हर वर्ग के हित को साधने का सरकार काम करती है ये भी, लेकिन कई बार पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल मैकेनिज्म वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस बार आपने भी कहा कि अलायंस सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और ये पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कई लोग ये कहते हैं कि परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया। और इस साल आप भी जानते हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में चुनाव है, तो पिछले परिणामों का कंपैरिजन करते हुए अगले चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क ना उठाने की कोशिश करते हुए चाहे इस बजट को हम इसके इर्द गिर्द नहीं बुनता हुआ पाते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मोदी सरकार का काम करने का एक अपना स्टाइल रहा है और मैंने अब तक ये महसूस किया है कि इलेक्शन
को लेके कभी भी ये सरकार प्रभावित नहीं रही है। इनकी कोई भी ऐसी स्कीम या कोई भी ऐसा कदम मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा जो आगामी चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया हो। और इस बार भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार किसी तरीके के दबाव में, अपने अलायंस के दबाव में रहेगी। हाँ, इतना कह सकता हूं कि इस बार जो वेलफेयर स्कीम्स है कहीं सरकार का उसमें ज्यादा फोकस होगा। और पिछले 1-2 वर्षों से जो बजट आते रहे उसमें वित्त मंत्री पे भी काफी प्रेशर रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी राहत दे दी जाएगी और टैक्स स्लैब में, जैसा कि हमारे और पैनलिस्ट भी कह रहे थे, बदलाव होगा। पिछले 10 सालों से लगातार हम ये सुनने को हमें मिल रहा है। थोड़े थोड़े बदलाव होते रहे हैं, प्रक्रिया में बदलाव हुई है, वन टाइम जो उसमें जो 2 तरीके के आयकर जमा करने की जो विधि है वो सरलीकरण हुआ है, लेकिन मैं बहुत बड़ा बिग बैंग ऐसा कुछ ये मैं आकाश से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, किसान हमारे देश की रीढ़, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, उनके बिना कुछ भी समझ पाना, सोच पाना असंभव है, आप जानते हैं। इस असंभव को और पास लाने के लिए, संभव में तब्दील करने के लिए सरकार प्रयासरत है। शुरुआत में अभी अविनाश भी कह रहे थे किसान सम्मान निधि को लेके कितनी संजीदगी के साथ ये सरकार भी काम कर रही है। किसान कितनी उम्मीद लगाएं सर इस बजट से? देखिए, सरकार का फोकस जो है कृषि के क्षेत्र में, सबसे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य है। पैदा करता है किसान, लेकिन खुले में अगर सड़ता है तो उसको बचाना सबसे पहला दायित्व सरकारों का होता है। दूसरा ये कि एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जो है अपनी योजनाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। वो इसलिए देना है कि किसान को उसके साथ जोड़ना जरूरी है, तभी किसान को जो आर्थिक रूप से उसका जो उपज का जो मूल्य है, उचित मूल्य जिसे आप कहेंगे, वो तभी मिलेगा जब वो सीधे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है बढ़ावा देंगे। तीसरा ये है कि सरकार बाजार जो है, बाजार में किसानों को मजबूती से खड़ा करना चाहती है। इसलिए खड़ा करना चाहती है कि वो उपभोक्ता के साथ सीधा जुड़े, तो उन योजनाओं को जो है मूर्त रूप देने का काम सरकार करे। सरकार एक लॉन्ग टर्म तरीके पर काम करती है, कोई शॉर्ट टर्म पे नहीं करती। ये ऐसा कोई वो उद्देश्य नहीं है कि अभी चुनाव है 4 स्टेट में तो अभी इसका ये लाभ दे दिया जाएगा तो इसमें ये लाभ उठाया जाएगा। ये देश के हित में नहीं है। कई स्टेट विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगे ना सर इस बार? नहीं मांगने लगे हैं, मैं आ रहा हूं। जैसे किसान सम्मान निधि है, कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जो अभी तक 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी तो वो प्रदेश भी अपने पास से दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें किसानों के किसान सम्मान निधि में सरकार कुछ ज्यादा पैसा और मुहैया करेगी और किसानों को ज्यादा पैसा देने का प्रयास इस बजट में किया जाएगा। दूसरा, कुछ ऐसी योजनाओं पे सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को खड़ा किया, जैसे सीड सेक्टर के लिए खड़ा किया है, उसको बढ़ावा देना है, स्टोरेज को बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इरिगेशन को देना, एग्रो प्रोसेसिंग को देना, एफपीओ को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसान को पूरा खड़ा करना है। आर्थिक रूप से लाभ उसको तभी मिलेगा जब वो बाजार में खड़ा होगा, और उन योजनाओं का अमली जामा पहनाने के लिए सरकार जो है पूरी तरह बजट में प्रयासरत होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन सर मैं एक चीज जोड़ते हुए चलूं, सर कुछ पैसा मिल जाना अनुदान के तौर पे या फिर दूसरी तरफ किसानों को खुद खड़ा कर देना, अगर ये 2 चीजें हैं तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर? अनुदान की बैसाखी पे किसान चले या फिर वो इतना स्किल्ड हो जाए, इतना डेवलप हो जाए कि वो खुद से अपनी जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो पूरा कर पाए? प्रायोरिटी जो है वो किसान खुद बाजार में खड़ा हो, अपने माल को अपने तरीके से अपनी शर्तों पे बेचने का वो भी उसको भी अधिकार मिले। आखिर जो सहायता पर है आप कब तक निर्भर रहेंगे? सहायता तो एक टेम्परेरी फेज की बात होती है, परमानेंट फेज यही है कि किसानों को मजबूती से बाजार में खड़ा करने के लिए ई मंडीज को देखिए सरकार बढ़ावा दे रही है।
इसलिए दे रही है कि किसानों को पता होगा कि किस बाजार में कहां क्या भाव है। मॉडर्नाइजेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, आर्थिक ढांचा जब तक गांव का मजबूत नहीं होगा, तब तक ये शहर का माल बनने में बढ़ोतरी नहीं होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगा, जब बायर होगा, और इस देश का सबसे बड़ा बायर अगर कुछ है तो गांव का रहने वाला गरीब किसान है। अभी नहीं हो रहा है। अभी जिस तरीके से सरकार अपेक्षाएं करती है, उतना उस पैमाने पर किसान की आर्थिक स्थिति नहीं है। उसके माल का, उसकी उपज का, उसकी फसलों का उसको आज तक उचित मूल्य नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको बाजार में नहीं खड़ा होने दिया गया। ऐसी योजना में उसको जकड़ा रखा गया कि वो उससे बाहर ही नहीं निकला। उसे बाजार में वो अधिकार नहीं है जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं। सर मुझे ये तो समझना है, कौन जकड़ रहा है किसानों को? देखिए, कौन नहीं आने दे रहा बाजार में? सर देखिए, आप ये बताइए, एपीएमसी एक्ट की बात हम करने लगे, वो सवाल ये है कि एपीएमसी स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट वो करेगी जो उसकी मनमर्जी होगी। वो उसको ये देखना पड़ेगा कि बाजार, फ्री बाजार मिलना चाहिए किसानों को। अभी अभी सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में अलग से नेशनल लेवल पर ढांचा खड़ा करने के लिए काम शुरू करा है। आप ये बताइए कि आप इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे? अभी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक योजनाओं की जो शुरुआत की है, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि दलहन का उत्पादन इस देश में बढ़ना शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरा मुद्दा, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को मिशन मोड में जो है सरकार काम कर रही है, और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए करे। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पर, आप देखिए दालों की खरीद को कितने बड़े पैमाने पर किया है, अनाज की खरीद को बहुत बड़े पैमाने पे किया है। तो सरकार अपनी तरफ से इसलिए खरीद कर रही है जिससे बाजार में किसानों का शोषण ना हो और वो बाजार मेंटेन रहे। एक तरीके से इंटरवेंशन स्कीम ही मानिए आप इनको। तो अब आपके अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं, आपको सब्सिडी का लेवल भी मेंटेन करना है, तो इसलिए आपको फ्री मार्केट में किसान का भी ये है, और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एफपीओ को बढ़ावा देना है, सीड उत्पादन को लागत कम करनी है, और माल का पैसा ज्यादा दिलवाने के लिए बाजार मुहैया करना है। सवाल है कि लागत कम होने के बाद मुनाफा कैसे बढ़ेगा, ये और रोजगार भी। घनश्याम जी, रोजगार भी अगर इस देश में है तो उसे कृषि के क्षेत्र में, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में ही रोजगार मिलेगा, डेयरी सेक्टर में मिलेगा, फिशरी में मिलेगा, पोल्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात किसानों की हुई, लेकिन अब देश का वो आम आदमी, देश का वो मध्यम वर्गीय परिवार या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, वो क्या सोचता है? पवन मेठानी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और खुद भी एक टैक्स पेयर हैं। पवन जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का वातावरण है, ऐसे में आम आदमी क्या सोच रहा है? क्योंकि ये कई बार कई रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही हैं कि देश की तरक्की हो रही है, लेकिन आम आदमी की, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की जो कमाई है वो धीमी हो गई है। ऐसे में आम आदमी किस तरह से टकटकी लगाए बैठा है 23 जुलाई में पेश होने वाले बजट को लेकर? धन्यवाद घनश्याम जी, आपने सही कहा कि आम आदमी टैक्स से क्या उम्मीद रखता है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं टैक्स को लेकर हो रही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर हो रही है, लेकिन जो आम आदमी है और उसमें खास तौर से जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, उसकी बिल्कुल एक धारणा है कि उसकी पूरे बजट को जब वो देखता है, बजट जब वित्त मंत्री बजट को पढ़ती हैं, लास्ट तक कोई एक ही चीज को ढूंढता है कि उनके इनकम टैक्स छूट को बढ़ा है कि नहीं बढ़ाया है। आज 3 लाख की छूट को चाहता है कि इस छूट को बढ़ाया जाए। आज गवर्नमेंट के जो 7 लाख तक के इनकम वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप ये देखिए कि एमटीएस की पोस्ट गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, उसके अंदर 7 लाख जो पुराना कर्मचारी लगा हुआ है एमटीएस के अंदर ही 7 लाख से ज्यादा उसकी भी इनकम है, तो 7 लाख के उसमें उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है आज। इसलिए वो चाहता है कि जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पे थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, केंद्र सरकारी कर्मचारी है, जो आम आदमी है, आम जनमानस है, उसकी एक ही उम्मीद रहती है कि इसमें टैक्स पेयर को, जो टैक्स पेयर है, बहुत मैक्सिमम टैक्स पेयर कौन है? सरकारी कर्मचारी है भारत सरकार का, कि इसमें सर बिना उनके भी लोग टैक्स दे रहे हैं सर। नहीं, कितने लोग दे रहे हैं? आप बिना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अलावा लोगों को आम आदमी नहीं मानते हैं सर, कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी आम आदमी है? नहीं, आम आदमी मानता हूं। सरकारी कर्मचारी के एडवांस में टैक्स आप डिडक्ट कर देते हैं। कितना प्राइवेट सेक्टर का आदमी टैक्स देता है, बिल्कुल
मैं मना, इससे आपकी बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे यहाँ क्लास 4 का चपरासी है, लेकिन वो मान लो 7 लाख से ऊपर रख रहा है, उसका टैक्स पहले काट लिया था। एक एमटीएस एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूं। तो आम आदमी की अपेक्षाएं सरकार से टैक्स के लिए। दूसरी बात क्या है, हेल्थ केयर को लेकर, हेल्थ केयर के जो खर्चे बन रहे हैं, सरकार चाहती है कि इनकम टैक्स के एससीडी के अंदर उसको रिबेट मिले, उसको बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि होम लोन के अंदर जो टैक्स इंटरेस्ट है उस पर उसको छूट मिलनी चाहिए। मकान की जो ख्वाब दिखाती है गवर्नमेंट, आम आदमी को जो ख्वाब दिखाते हैं, आम आदमी का ख्वाब कहां से पूरा होगा? बैंक से लोन लेता है, बहुत जल्दी लेता है, हाँ। लेकिन बैंक से लोन लेने पर जो इंटरेस्ट का है उसको उसमें बेनिफिट टैक्स। पहले से मकान लेना क्या आसान नहीं हुआ है? पहले बिल्कुल क्यों नहीं हुआ? जो आदमी 60 साल की उम्र में मकान के छोड़ता था, पिछले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, आज नौकरी बाद में लगता, मकान की पहले किसमें लेता है? हाउस लोन के अप्लाई करता है। हाउस लोन में उसको 2 तरह का इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। का सपना तो साकार हो रहा है ना सबका। नहीं, उसमें और बढ़ोतरी हो ना कि वो बढ़े। हाँ। उसको बढ़ना चाहिए ना कि मतलब उसका होम लोन में एग्जेम्पशन उसका बढ़े, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक लोग उस लाभ का फायदा उठाएं। ठीक है, तो ढेर सारी उम्मीदें हैं, हाँ। और इन्हीं उम्मीदों के आईने में आज हम अलग एक अक्स उकेरने का प्रयास कर रहे हैं। वो 23 जुलाई को लेकर अक्स है, कैसी तस्वीर निकलेगी इसका हमें भी इंतजार है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं, रहिएगा मेरे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज बात हो रही है बजट की। हमारा बजट, आपका बजट, और इस बजट में क्या कुछ होगा खास, यही समझने और समझाने का प्रयास है। मेरे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अब बजट की बात हो रही तो टैक्स एक्सपर्ट का आना और उनसे समझना जरूरी हो जाता है। आकाश जिंदल मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। तो आकाश भाई, असल में ब्रेक से पहले जब चर्चा हो रही थी तो कुछ पैनलिस्ट का ये भी कहना था, देखिए हमें टैक्स में किसी तरह की कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, कोई रियायत नहीं मिलेगा, किसी तरह का अजम्पशंस नहीं बढ़ेगा, किसी तरह का टैक्स स्लैब नहीं बढ़ेगा। सर, हम तो टैक्स को लेकर बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ नहीं होगा क्या? नहीं, बहुत बहुत कुछ होने की संभावना है। देखिए, पहले के मुकाबले आज मैंने बताया ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। आज सरकार के पास, आज सरकार बैटिंग पिच पे, मैंने बताया 2.1 लाख करोड़ का आरबीआई से डिविडेंड मिला है। फिस्कल डेफिसिट भी सिचुएशन सरकार की अच्छी है। जीएसटी कलेक्शन का डेटा मैंने अभी आपको दिया, वंडरफुल, वॉपिंग जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। अप्रैल की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई दूंगा, सैल्यूट करूंगा मोदी साहब और उनकी टीम को। 2,10,000 करोड़ का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और सरकार की पोजीशन यहां अच्छी चल रही है। तो मैं तो पूरी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं एंड आई हैव वर्क द कंप्लीट मैथ। मुझे मेरे अगर साथी चाहे तो पूरा मैं वर्किंग करके बता दूंगा कि कैसे डेफिसिट भी कंटेन किया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट, पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट मैंने अभी आपको बताई, बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए स्टैंड अलोन एग्जम्पशन लिमिट एडिशनल, उनको इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बढ़ने की संभावना है। हमारे एक मित्र ने बात कही हाउसिंग लोन की। देखिए, ये सरकार चाहती है हाउसिंग फॉर एवरीवन और इस सरकार ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए काफी काम किया भी है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हाउसिंग लोन के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला प्रिंसिपल रीपेमेंट का एटीसी, वहां 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट, और इंटरेस्ट कंपोनेंट यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है घनश्याम जी, क्योंकि जो हाउसिंग लोन है आप तो जानते हैं 16 साल 18 साल के होते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। 24B, वहां 1 लाख की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। उसके बाद आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। घनश्याम जी, आप जानते हैं कोरोना के बाद हेल्थ के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। आज बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हम अक्सर सुनते हैं 20 लाख रुपए लग गए, 25 लाख लग गए जी, 30 लाख लग गए, तो उसके लिए एडिशनल 10 से 15,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस में आने की संभावना। 10 सेकंड और एक और चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, आपको याद होगा घनश्याम जी, उस समय शो किया करते थे हम, गुड ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आने की संभावना। उससे क्या होगा, आम के आम गुठलियों के दाम, जनता पैसा लगाएगी क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आएगा। जो मेरे मित्र पूछ रहे थे पैसा कहां से आएगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी और ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमेशा अच्छे काम करती है, तभी तो इतने हाईवेज, इतनी रोड्स, इतने रेल्स सब बन रहे हैं। और उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ में
सोशल बेनिफिट होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बच्चों को बड़े शहर में कॉलेज जाने का एडवांटेज मिलेगा, साथ ही हमारे जो बुजुर्ग कोई रोगी हैं उनको दिल्ली बॉम्बे आके इलाज करा पाएंगे, क्योंकि बढ़िया सड़क या बढ़िया रेल बनी होगी। तो आई थिंक होलसम, जनता को खुश करने वाला और ग्रोथ दोनों को ध्यान रख के आने वाला बजट की उम्मीद है। मुझे तो इस बजट से बहुत बहुत उम्मीद है। ठीक है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और ये उम्मीद कभी ना छूटे और इसकी डोर को थामे हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। अविनाश मेरे साथ है। तो अविनाश, सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि कई विदेशी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट हैं जो इस बजट पे नजर लगाए हुए हैं। उनका ये कहना है, मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें उनका ये कहना है कि 2047 की एक बड़ी झलक इस बजट में हम देख पाएंगे, यानी 2024 से लेकर 2047 तक का एक बड़ा खाका खींचने का प्रयास किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल अविनाश? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, पहले भी मैंने कहा कि ये सरकार पहले से ही एक एम लेके चल रही है, एक लक्ष्य लेके चल रही है और उस पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार के बजट में फिर से शिक्षा पे उनका फोकस होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम हो रही थी, तो नई शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन स्कूलों में शिक्षा में किस तरीके से मूलभूत बदलाव करने हैं, किस तरीके से अगर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में अगर शिक्षा देनी है तो कैसे टीचर ट्रेनिंग होगी, कहाँ से नई किताबें आएंगी, इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है कि सरकार, देखिए 3-4 सेक्टर हैं जिनका शुरू से ही सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, बाकी और सारी चीज़ें साथ साथ में चली हैं। एक शिक्षा, क्योंकि हम सब ने देखा है कि पिछले 20-25 सालों बाद कोई एक सरकार थी जिसने शिक्षा नीति पे सोचा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन जो उसके भौतिक जो संरचना है उसमें बदलाव, और बदलाव के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो मुझे लगता है एक एजुकेशन सेक्टर पे, दूसरा डिफेंस को लेकर सरकार बहुत ही आपने देखा है कि शुरू से ही काफ़ी प्रोएक्टिव रही है, और डिफेंस पे मुझे लगता है कि इस बजट में भी कुछ खास होना है विदेशों से भी, और अपने जो देसी अब हमारे जो उत्पादक हो गए हैं, बढ़ावा हम दे रहे हैं देश से, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन की चीज़ें हो या फिर विज्ञान और तकनीकी की हो, तो इनमें भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए उनके पास कुछ होगा। और तीसरी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको लेके काफ़ी, अगर हम देखें कि मोदी सरकार की भले ही और सारी चीज़ों को लेके आलोचनाएं होती रही हों, लेकिन सारे लोग मुक्तकंठ तारीफ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि इनके कार्यकाल में इंफ्रा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। तो शिक्षा की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सभी के लिए। असर की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कई खामियों का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया, बताया गया कि इतनी आयु से इतने वाले ये पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ से एडमिशन ड्रॉप कर लेते हैं, और दबे स्वर में उस रिपोर्ट का जो आशय था वो ये भी था कि इसमें जो शिक्षा को लेकर बजट है उसको बढ़ाया भी जाना बहुत जरूरी है। तो क्या शिक्षा के लिहाज से इस बजट में शिक्षा को लेके कुछ बढ़ोतरी हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, असर रिपोर्ट का आपने उदाहरण दिया है। पिछले हम कई दशकों से हम अगर देखें कि असर जैसे जो ये रिपोर्ट्स आते हैं वो हमेशा ये बताते रहते हैं कि कक्षा 8वीं का छात्र जो है वो कक्षा 3री की पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, और दो अंकों के गणित को हल नहीं कर पा रहा है, अंग्रेजी के जो साधारण से वाक्य हैं वो नहीं बना पा रहा है। और इसको लेके हमेशा देखिए, सरकार जब बजट इंक्रीज करती है तो बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला जाता है, बिल्डिंग बनाने पे चला जाता है, टेबल डेस्क बनाने पे चला जाता है, स्टेशनरी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने पे चला जाता है, लेकिन जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उस पे बहुत कम काम हो पाता है दिखावे के लिए। क्योंकि देखिए, शिक्षा में जो बदलाव आने हैं वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने आज बजट दिया और अगले साल आपको उसका आउटकम निकल के आ जाए। तो इसलिए अक्सर जो सरकारें होती हैं या जो शासन प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहता है, उनका जो उद्देश्य होता है वो ये दिखाना होता है जनता को कि हमने, जैसा हमारे दिल्ली में भी हो रहा है कि हमने बहुत बड़ा भवन बना दिया है ना, हमने स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए, हमने LED लगा दिए, हमने स्मार्ट बोर्ड लगा दिए। ये सब दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जबकि होना चाहिए कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पे काम होना चाहिए। और पर अब ऐसा तो नहीं होगा ना अविनाश के ऊपर छत टूट रही हो, वहां बैठ जाए और गुणवत्ता शिक्षा की उम्मीद कर लें। नहीं, संसाधन भी चाहिए ही होते हैं ना, इसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छत विहीन कक्षा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप
सिर्फ और सिर्फ भवन और जो ये सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी है इनको दिखा के आप जो करना चाहते हैं और एलईडी बजट जो वो एलईडी के ग्राफिक में कुछ कमी करके ब्लैक बोर्ड में कुछ ज्यादा ज्ञान दे दे तो वो चलेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है, ठीक है मुझे जी मेरा जो मानना है शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, देखिए सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बीएड, टीजीटी, पीजीटी और सब कुछ करके आते हैं जी। प्राइवेट देखिए जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जो जहन में एक ख्याल आता है वो बड़े स्कूल, बड़े चमचमाते महंगे स्कूलों का आता है, लेकिन 80% जो स्कूल हैं वो बजट प्राइवेट स्कूल हैं जो गली मोहल्लों में चलते हैं और 1500 रुपए महीना उनका वो होता है। ठीक है, विषयांतर हो जाएंगे हम, चलिए फोकस करते हैं इस पे, कभी अलग से शो करेंगे, हमने किया भी था पहले, लेकिन इस पे कभी अलग से बातचीत करते हैं, डिटेल में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। पवन जी भी मेरे साथ हैं, तो पवन जी एक आम आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, खर्च करने की क्षमता कम होती जा रही है, आमदनी की रफ्तार धीमी होती जा रही है। अब इतनी सारी चीजों के बीच में कैसे वो मैकेनिज्म डेवलप होगा जो आपकी और हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा? देखिए, अल्टीमेट करना तो सरकार ने है, जो आम आदमी को छूट और आम आदमी के रहन सहन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सबको फोकस किसने करना है? सरकार ने करना है। और सरकार ने किस माध्यम से करना है? बजट के माध्यम से करना है। और बजट के माध्यम में क्या करना है कि उसको जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। और जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मैं देखता हूं बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि आम आदमी तक वो कैसे पहुंचे उसका लाभ सरकार ने देखना है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी अभी 7वें वेतन 2016 में हुआ था, 2026 आने को तैयार है, 1.5 साल रह गया, अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई। प्रपोजल गया है सर, उसका प्रपोजल गया, घोषणा नहीं, मतलब घोषणा, मतलब प्रपोजल ही अभी है। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय कर्मचारी वो आम आदमी की इसलिए बात कर रहा हूं कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं और अनिच्छाएं उससे जुड़ी हुई हैं। सर आपका आम आदमी केंद्रीय कर्मचारियों तक सिमट जा रहा है। नहीं, मैं उनकी एक बात कर रहा हूं कि आम आदमी बहुत सारे लोग बहुत उम्मीदों से आपको देख रहे हैं सर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम कर रहे हैं कि बहुत सारे जो हेल्थ की योजनाएं हैं, दूसरी योजनाएं इस तरह की हो कि जो प्राइवेट सेक्टर का है, ये हमारा पेंशनर है, पेंशनर के अंदर उसको बेनिफिट मिले कि जो हेल्थ स्कीम से है उसमें 50,000 का उसको 1 लाख, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि कुछ योजनाएं बढ़ने की उम्मीद है, वो होंगी तो जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, ना कि मान लो हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप छूट दे रहे हैं, उस छूट वो आम आदमी, उस छूट का लाभ आम आदमी को मिलना चाहे उसके डेवलपमेंट से या उसके काम से, लेकिन वो छूट, वो लाभ कितना मिल पाता है ये हम सब लोग जानते हैं, वो नहीं मिल पाता है, उसका दोहन होता है। तो आम आदमी सबसे ज्यादा गाज किस पे गिरती है? आम आदमी पे गिरती है। तो आम आदमी का जो रहन सहन का स्तर है, आम आदमी का सोच का है, शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, अभी हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे अभी नौकरी, बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात, जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, नौकरियां पैदा करनी होंगी। आम आदमी क्या असर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों के लिए नौकरियां चाहिए। और नौकरियां कब होंगी? आज के समय में नौकरियां कितनी हो रही हैं, कितनी बन पा रही हैं, कितनी मिल पा रही हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, लोग इसके लिए पीछे भाग रहे हैं मृग मरीचा की तरह कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, पेपर, अब बहुत सारी बातें हैं इसमें क्या कहेंगे, लेकिन सरकार नौकरियां पैदा करे। ठीक है सर, उसके लिए बड़ा कॉन्सेप्ट इस बार डेवलप किया जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हैं और ये कहा जा रहा है कि नौकरियों की बाहर आने वाली है इस बजट में, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर आप मेरे साथ रहिए, कृष्णवीर सर भी मेरे साथ हैं। तो चौधरी साहब, असल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इससे मिलने वाला पैसा, इसमें एक बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद 6,000 से 8,000 हो जाए, 4 किस्त हो जाए। तो सर कुछ उम्मीद करें किसान भाई मेरे कि इसमें कुछ किसी तरह का रद्दोबदल होने जा रहा है? नहीं, इसमें तो उम्मीद करने की क्या बात है, ये तो सरकार को करना ही चाहिए। अच्छा। हम तो बराबर इस बात को सरकार के सामने निवेदन कर रहे हैं कि इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ाना इसलिए जरूरी है, किसान की भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो जो उत्पादन करता है उसका उसे पैसा मिलता है, और या जो सरकार मदद करती है उसका होता है। सब्सिडी का जो पैसा है ना, मेरा ये मानना है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इरिगेशन सब्सिडी है, एग्रीकल्चर मशीनरी सब्सिडी है, ये फूड सब्सिडी है,
आप देखिए कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आम आदमी आम आदमी आम आदमी, ये 80 करोड़ लोग कौन है? ये आम आदमी नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को जिनको मुफ्त में राशन सरकार दे रही है, कोरोना से लेके अब दाल दे रही है, तेल दे रही है, नमक तक दे रही है, ये आम आदमी के लिए 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। कितने करोड़ लोगों के 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं, 4 करोड़ लोगों को घर बनाने के लिए सरकार बजट में प्रोविजन करने जा रही है। ये सब आम आदमी के लिए 2.5 लाख रुपए आम आदमी को जो है मुफ्त में इस बात के दिए जा रहे हैं कि आप अपना कच्चे घर को पक्का घर बना लीजिए। तो ये बात है गांव के विकास की, शहर के विकास की। गरीब राशन देने की वजह से गेहूं के भंडार अब सुन तो अब मैं आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि मुफ्त राशन के नाम पर जो हो रहा है वो अब सरकार को सुधार करना होगा, क्योंकि उस योजना का दुरुपयोग हो रहा है, लोग ले जा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। सरकार मुफ्त में दे रही है, उसकी बिक्री की जा रही है। ये ठीक नहीं है कि टैक्स का जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए है। इस तरीके से नहीं सर, इसको बंद करना ठीक रहेगा या फिर इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए? इसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग शुरू भी कर दी गई है। मॉनिटरिंग देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं घनश्याम जी, आकाश जिंदल बैठे हुए, बिलो पॉवर्टी लाइन की एक परिभाषा दोबारा से तय की जाए नीति आयोग के द्वारा, और बिलो पॉवर्टी लाइन की परिभाषा तय करके कोई जातीय धर्म नहीं, गरीबी के आधार पर वो तमाम देश में एक बार सर्वे किया जाए और उनको गरीब परिवारों को जो है ये राशन की सहायता सरकार मुफ्त की दे। मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, क्योंकि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है खुली तरीके से और सरकार को भारी पैसा इस पर खर्च करना पड़ रहा है। जो सब्सिडीज का पैसा है, मेरा बहुत साफ मत है कि जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पैसा किसान सम्मान निधि के जा रहा है, इसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडी का जो नाम पर है किसानों को सीधा अगर दिया जाए ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडी का पैसा है, तो उससे किसान को ज्यादा फायदा होगा और किसान अपना प्रोडक्शन सब्सिडी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में और ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा कामयाबी होगी। और उसको जो है फसल क्वालिटी की भी पैदा करने के लिए अब जरूरत है, क्योंकि बाजार में क्वालिटी की भी डिमांड है हर चीज की। हर बाजार का हर तरीके से समय समय के साथ सुधार करना पड़ता है। आप मुझे फिर कहते हुए दुख होता है कि किसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी फसल का पैसा मिल जाए, वो दिल फेंक के अपना खर्चा करता है। उसके भी बच्चे हैं, उसको भी स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए पैसा चाहिए, उसको भी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा कि 70 साल से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन देश में होंगे उनको अब जो है विशेष एक योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे जो वरिष्ठ नागरिक में भी वरिष्ठतम है वो परेशानियों का समाधान उनका हो सके, क्योंकि उनके खर्चे और ज्यादा होते हैं हेल्थ पर। हेल्थ पॉलिसी में मैं एक बात कहूंगा कि जितने ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ये हेल्थ का कार्ड देखते बिलिंग मीटर बहुत तेजी से चलने लगता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। उस दुरुपयोग को भी रोकने के लिए सरकार को जो अंकुश लगाना जरूरी है कि भाई जरूरत है या नहीं है। आप बिलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, ये दुरुपयोग है। हेल्थ का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड सिक्योरिटी का, ये सब सरकार के दायित्व है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवानी शुरू की है, वो इसलिए शुरू की है कि टीचर जाता ही नहीं गांव के अंदर, उसका जाने का नहीं पता, उसका आने का नहीं पता। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग रही है, ऑनलाइन होगा, तो अब वो सड़कों पे आ गए साहब। काहे के लिए आगे भाई? आप नौकरी करते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे नौकरी सरकार दे। जिनको नौकरी दे रखी है वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाने के लिए, ठीक है सर। तो ये चीज शिक्षा का क्षेत्र जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है और स्वास्थ्य की सेवाओं में बहुत आवश्यकता है। पिछले कई सालों के गड्ढे हैं जिनको भरने के लिए मौजूदा सरकार टाइम लगेगा, लेकिन सुधार किया है, बहुत बड़े पैमाने पर सुधार किया है। कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं आप ये देखिए, कितने एम्स बनाए हैं, कितने IIMs IITs बनाए हैं। तो सुधार बहुत बड़े पैमाने पर पिछले 10 वर्षों में हुआ है, ठीक है, और ये जारी रहेगा। ये प्रयास अनवरत है और कंसिस्टेंसी हम देख पा रहे हैं, सभी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस कंसिस्टेंसी में मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, टीवी की मजबूरी, एक ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। देखते रहिए डीडी किसान।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज सच के साथ में समझने की कोशिश 23 तारीख को आने वाले बजट को लेकर बेहद शानदार पैनलिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। आकाश जिंदल मेरे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो आकाश जी, ब्रेक से पहले हम किसानों का जिक्र कर रहे थे, तो उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। किसानों के लिए कौन सी 2 बड़ी ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जिससे बल्ले बल्ले होने वाली है? देखिए कृष्णवीर जी बहुत अच्छी बात करते हैं, किसानों की उन्होंने बात की। मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 2 बहुत बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। सबसे पहली किसानों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी जी, डीजल प्राइसेस में 5 रुपए की छूट मिलने की संभावना। देखिए डीजल में होता क्या है, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है जो कि सेंट्रल एक्साइज है, दूसरा स्टेट चार्ज करती है वैट। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 रुपए सेंट्रल एक्साइज में कटौती होने की संभावना है। अच्छा। एक तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया तोहफा हो जाएगा हमारे अन्नदाता के लिए, क्योंकि उनकी लागत, उनकी इनपुट कॉस्ट में डीजल बहुत वाइटल है। दूसरा घनश्याम जी, आप तो बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट आप जानते हैं, डीजल प्राइस कम होते ही इन्फ्लेशन कम होगी। जितना भी खाने पीने का सामान है, दूध हो, सब्जियां, सब डीजल पे ट्रेवल करती हैं। तो जैसे डीजल के प्राइसेस कम होंगे, आम आदमी की महंगाई जो चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था, और रियलिटी है चुनाव का भी इश्यू तो बनेगा ही बनेगा, तो उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। पहली तो ये। दूसरा है जो मुझे एक्सपेक्टेशन है, किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन। देखिए घनश्याम जी, आज बड़ी विचित्र सिचुएशन है। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति ने आज 5 करोड़ का फ्लैट लेना होता है तो उसे 0 इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, क्योंकि शायद बिल्डर की तरफ से सबवेंशन होती है। आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति ने 25 लाख की गाड़ी लेनी होती है तो शायद 0% इंटरेस्ट पे मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो ऑटोमोबाइल मेकर है उसकी तरफ से सबवेंशन है। लेकिन किसान, हमारा अन्नदाता, जो आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इनपुट है उसका, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है 10%, 12% या 14% विलेज के मनी लेंडर को। तो मेरे हिसाब से किसानों की लागत कम करने के लिए शायद 0 इंटरेस्ट लोन स्कीम उनके लिए आ जाए, तो उससे क्या है, उनकी लागत कम हो जाएगी, उनके लिए खेती वायबल हो जाएगी। और जो प्रधानमंत्री साहब और सरकार का सपना है कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जाए, उस सपने की तरफ जो है इस बजट में काम किया जाएगा। ये चीज हो सकती है। क्या कोई डेट वेव ऑफ हो सकता है आकाश? देखिए जहां तक डेट वेवर की बात है, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है। डेट वेवर क्या किसान भाइयों के लिए अच्छी चीज है, या विदाउट इंटरेस्ट डेट वो अच्छी चीज है? मेरे हिसाब से विदाउट इंटरेस्ट डेट ज्यादा अच्छी चीज है। डेट वेवर वहां हो जहां किसान भाई बहुत दिक्कत में है, जहां बहुत तकलीफ है, नहीं पे कर पा रहा, वहां कुछ प्रोविजन हो। बट इन जनरल मेरे हिसाब से 0 इंटरेस्ट स्कीम लाई जाए तो उससे खेती वायबल हो जाएगी, पड़ते का सौदा हो जाएगी, खेती में कमाई बढ़ जाएगी। तो हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़ेगी, और उससे क्या डबल फायदा होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी। हम सब जानते हैं घनश्याम जी, हमारे देश में पैसा शुरू होता है गांव से। एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बता दूं, गांव से पैसा मंडियों में आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, फिर दिल्ली बॉम्बे में आता है। तो उससे क्या है, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डिमांड और परचेज, जो आप बात कर रहे थे, डिमांड और परचेज उतनी नहीं दिखती, वो बढ़ जाएगी। और ग्लोबली जब मैं सेमिनार्स में जाता हूं तो घनश्याम जी, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ मानी जाती है बाइंग और कंजम्पशन। तो जैसे बाइंग और कंजम्पशन आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, नौकरियां। तो उससे जो है महंगाई कम कर पाएंगे, हम नौकरियां दे पाएंगे, और देश आज प्रधानमंत्री मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर 8.2% दुनिया की फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ, बड़ी इकोनॉमी में से लास्ट ईयर रही है, उसको कंटिन्यू कर पाएगा। आज देखिए अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और वही मोदी 3.0 में बढ़ने वाली उम्मीद है। मुझे तो लग रहा है इस बजट में
ट्रिपल सेंचुरी मोदी 3.0 के आगाज के साथ लगेगी। और इस बार सरकार के पास वो फिस्कल स्पेस है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। इसलिए जो पीछे चीजें रही हैं उनको बैकड्रॉप मान के, उनका एग्जांपल लेके इस बार की जो है एंगल से ना देखा जाए। इस बार डिफरेंट ग्राउंड रियलिटी है। सरकार क्लियरली दे ओपन द फेस ऑफ द बैट, क्रिकेटिंग भाषा में कहूं तो। 23 तारीख को हम और बैठेंगे फिर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू पेड़ों के साथ। चलिए ये देख लीजिए, लड्डू आप मंगवाएंगे या मैं? आप ही मंगवाएंगे सर, बिल्कुल। 25 लाख की गाड़ी और 5 करोड़ का घर तो आप ही ले रहे हैं सर। खुशी से लेके आऊंगा, खुशी से लेके आऊंगा। जब मेरे किसान भाई का फायदा होगा तो मैं खुशी से लड्डू लेके आऊंगा। ठीक है, तो 23 तारीख को लड्डू पेड़ों के साथ हम शो करेंगे और सुबह 9 बजे से हम लाइव हैं। उस दिन एक बार बताते चलूं कि 23 तारीख को सुबह 9 बजे से और शाम तक हर अपडेट डीप एनालिसिस के साथ सिर्फ आपको डीडी किसान पर ही मिलेगी। मैं आपके साथ रहूंगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, वैसे अविनाश जी भी हैं। तो अविनाश जी, असल में हम लगातार बात कर रहे हैं विकास की, अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था को लेके जो बड़ी बातें पिछले 10 सालों से कही जा रही हैं, क्या ये विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए कदम हैं, और क्या इन कदमों की छाप इस बजट में हम महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए हर बार जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उनकी उम्मीद यही होती है कि हम किस तरीके से जीवन स्तर को बढ़ा सके अपने देश के, और किस तरीके से विकास पथ पर अग्रसर हो सके। हालांकि बहुत बार जो वोट बैंक पॉलिसीज़ होती है, पॉलिटिक्स होती है, उससे कई चीज़ें जानबूझकर पैर पीछे खींचने पड़ते हैं, या ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऑफ़र करनी पड़ती हैं। हालांकि इस सरकार में ऐसी कम चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। मैं जो उम्मीद करता हूँ सरकार से, मैं ये चाहता हूँ कि जो लीकेज है विभिन्न योजनाओं में, उनको कम किया जाए, बजाय कि आप लगातार जो निवेश है उस पे करते जाएं, लगातार उसमें बजट का प्रावधान करते जाएं और उसका फायदा ना मिल सके। देखिए, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, उनके अकाउंट में पैसे दिए। कुछ सरकारों ने, जैसे अभी यूपी की सरकार है, इन्होंने शिक्षा के मद में भी छात्रों को डीबीटी करना शुरू किया। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि जितने भी जो जहां उनको लगता है कि लीकेज है, सबसे पहले उन लीकेजेस को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। योजनाओं में हमारे पास अभी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, पहले से बहुत। बजट में आप देखिए बहुत कई 100 गुना ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। समय थोड़ा सा कम है क्योंकि 23 तारीख को तो हम डिटेल में सारी बात करेंगे, सुबह से मैंने बताया आपको, तो आज थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे टीजर के तौर पे। तो मेरे साथ पवन मैठाड़ी भी हैं। पवन जी, एक बड़ी चित्र तो हम और आप मिलके उकेर रहे हैं, कुछ रंग आप भर रहे हैं, कुछ कृष्णवीर जी भर रहे हैं, कुछ आकाश ने भी भरे हैं। इन रंगों के बीच एक जो तस्वीर फिलहाल हम देख पा रहे हैं वो धुंधली ही सही कैसी नजर आ रही है आम आदमी के लिहाज से? और सर, आम आदमी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी नहीं है, प्लीज बताइए सर। देखिए, आम आदमी से मतलब मध्यम वर्गीय व्यक्ति की बात करिए आप। ठीक है सर, आप मध्यम वर्गीय व्यक्ति की बात करेंगे। आम आदमी का एक सबसे निम्न हो गया और एक अपर क्लास हो गया। जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो सबसे ज्यादा पिसता है। और मध्यम वर्गीय आदमी के आज जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अपना बहुत सारी चीजों को लेकर एक उम्मीद सरकार की ओर लगाता है। क्योंकि सरकार से ही तो उम्मीद करेगा। अभी एक मेरे सज्जन करते कि सरकार क्या क्या करेंगी। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार किस लिए होती है? देश की योजनाएं कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तो अधिकतम आदमी सरकार से उम्मीद करता है कि उसमें उसको क्या मिलने जा रहा है उस बजट में। जादू की छड़ी नहीं चलाएगी ना सर, जादू की छड़ी की बात नहीं कर रहे। सरकार ने एक पैरामीटर तय करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। थोड़ी चले जाएगा, राजस्व घाटे में चले जाएगा, सरकारी खजाना किस कदर प्रभावित है या नहीं हो रहा है आप जाने। आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया तो थोड़ी राहत है, लेकिन सर उम्मीदों की भी एक सीमा होगी ना। हम चाहेंगे हमारी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए टैक्स से, हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, लेकिन सर उम्मीदें उतनी करिए ना जो सरकार के दायरे में हो। फिर वो पूरी नहीं होगी तो फिर हम बैठ के कोसेंगे भी। क्या कहते हैं आप? टैक्स एग्जाम की पूरी इनकम की कहां बात कर रहा हो, तो कर रहा है कि एक छूट की बात कर रहा है कि जो छूट दी जाए। और दूसरी बात, सरकार का काम है कल्याणकारी योजनाएं। क्यों नहीं बनाएंगे सरकार बन रही है। हम नहीं, ये नहीं मान रहा कि नहीं बनाई है। जब बनाई है तभी तो ये इनकम टैक्स की जो पिछले बजट में छूट मिली है, इसमें भी उम्मीद लगाए बैठे कि शायद मिलेगी, 5 लाख हो जाएगी, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, सबसे ज्यादा उसका महंगाई आज कितनी ज्यादा आप ये
देख रहे हैं कि इस टाइम मार्केट में आप जाइए, सबसे ज्यादा उस महंगाई त्रस्त, अब उसमें कहेंगे कि आम आदमी, मध्यम वर्गीय अपराध, वो सबके लिए है, उस महंगाई से त्रस्त हो रहा है। महंगाई के बढ़ने का उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका तो महंगाई कम हो, कमाई बढ़े, कॉस्ट ऑफ लिविंग में बदलाव आए, ढेर सारी उम्मीदें। समय मेरे पास कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। कृष्णवीर जी भी मेरे साथ हैं। कृष्णवीर जी, समय थोड़ा सा कम है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे सर समझाइए, पब्लिक सेक्टर को, आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव पब्लिक सेक्टर को लेकर रहा है सर, वो कौन सी 3-4 चीजें हैं जो बदलाव के तौर पे हम 23 तारीख को बजट के दौरान देख पाएंगे? फिर मुझे वाइंड अप भी करना है सर। देखिए, सरकार पब्लिक सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन में लेके और उसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए कुछ नई योजनाओं को इस बजट में लेके आएगी, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो पुराना ढर्रा चला रहा था उसी वजह से, उन हालातों से, गैर जिम्मेदारीपन की वजह से, जो एम्प्लॉय नौकरी का, सरकार की नौकरी में यही तो दिक्कत है कि बस एक बार फिट हो गए, उसके बाद ये नहीं देखा कि ये सेक्टर आगे भी चलाना नहीं चलाना, हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सही बात है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुधारने के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान सरकार करेगी जिससे उस पब्लिक सेक्टर को मजबूती के साथ प्राइवेट सेक्टर के सामने खड़ा कर सके। दूसरी बात ये अभी 0% की जो ब्याज की बात है, ठीक है सर, किसानों को बहुत लंबे समय से ये इंतजार है कि जो किसान को लोन मिलता है, आप ये बताइए, मर्सिडीज और BMW खरीदने के लिए आपको 0% पर, और किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12.35% पर ब्याज देना पड़ता है। क्या परिस्थितियों में अंतर नहीं है? वो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का पेट भरता है, उसको इतना भारी ब्याज, अगर उसको 0% पर आप किसान क्रेडिट कार्ड को कर देंगे तो कितनी बड़ी सहायता हो। कर्ज माफी कोई समाधान नहीं है, उसके ब्याज को 0% करिए, उससे किसान का भला होगा। और जीएसटी जो कम होगी डीजल पर, उसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होगा, इसलिए जीएसटी का जो सेंट्रल जीएसटी है उस पर कम होने। और जो एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर है, सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें जीएसटी के स्लैब को कम करना और खत्म करने की जरूरत है। आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसमें जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि जब इनपुट कॉस्ट कम करने की बात करते हैं तो हमें इनपुट की जो जीएसटी है, कम से कम उसमें तो किसान को छूट देनी होगी, तभी किसान आगे बढ़ेगा। और तो किसानों के भविष्य के लिए ढेर सारी योजनाओं की उम्मीद हम कर रहे हैं। समय की बाध्यता है, मैं आगे प्रोग्राम को नहीं बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप सबने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच सर। तो 23 जुलाई से पहले, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, हालांकि उस दिन एक बड़ी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 23 तारीख को तो सब कुछ क्लियर होना ही है। अब जल्दी से एक कॉपी और पेन ले आइए मेरे तमाम व्यूवर्स, एक डेट नोट करिए, वो है 23 जुलाई, और समय नोट करिए सुबह 9 बजे, क्योंकि इसी दिन इसी समय से हमारी और आपकी मुलाकात होगी डीडी किसान पे, और बजट को लेकर हमने विहंगम तैयारियां की हैं, अलौकिक तैयारियां की हैं, और वो सारी तैयारियां, बजट का एक एक पॉइंट सबसे पहले आपकी भाषा में हम ही आपको समझाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। तो मौका खास है, इस खास मौके को मैं और आप मिलके और खास बनाएंगे डीडी किसान के इसी मंच पे। उम्मीद है हमेशा की तरह आप मेरा साथ निभाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर।
विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।